Hello folks, I Jasminko welcome you all to your YouTube channel Be Up Perfect. I hope you all are doing well and आपकी IELTS की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. हमने डिस्कस किया है अभी तक जो रिसेंट वीडियोस में लिसनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया है, राइटिंग के ऊपर हमने फोकस किया है, स्पीकिंग का क्यू कार्ड भी मैंने शेयर किया था अपनी लेटेस्ट वीडियो में. अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टिंग वीडियो रीडिंग के बारे में. आइल्स रीडिंग को हम डिस्कस करेंगे. तो इसके बारे में आज जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दोनों के लिए है, चाहे वो आपकी आइल्स एकेडमिक है चाहे आपकी आइल्स जनरल ट्रेनिंग है. दोनों की रीडिंग के लिए जो चीज़ें आपको बेनिफिट कर सकती हैं, आपको पता होनी चाहिए, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि टोटल टाइम जो होता है आपको 1 घंटे का मिलता है. 60 मिनट्स मिलते हैं आपको रीडिंग अटेम्प्ट करने के लिए. जैसे कि लिसनिंग में आपको लिसनिंग एंड रीडिंग में डिफरेंस क्या है, जब आप लिसनिंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलते हैं अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के लिए. वो होता है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम. पर रीडिंग में ऐसा नहीं है. रीडिंग में 60 मिनट्स मतलब उसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी आंसर ट्रांसफर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको नहीं मिलती है. टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 40 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 ही मार्क्स मिलते हैं. हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहता है. अभी आपको करना क्या रहता है कि हमें जो एक चार्ट दिया जाता है, 40 क्वेश्चंस आगे भी आपके पास. तो अगर एकेडमिक आइल्स आप कर रहे हैं तो जनरली आपको 6 बैंड चाहिए रहता है, 6 ईच. 6 बैंड मींस आपको 23 से 26 आंसर्स जो है आपके करेक्ट होने चाहिए, तब जाके आपको 6 बैंड्स मिलते हैं. अब देखिए इसमें क्या रहता है, एकेडमिक आइल्स में और जनरल आइल्स में रीडिंग में ये डिफरेंस रहता है कि एकेडमिक में अगर आपके 23 से 26 भी मिल गए तो भी आपको 6 बैंड्स मिल जाएंगे, राइट. लेकिन अगर आपको इसमें मान लीजिए 7 बैंड चाहिए तो आपको 30 से 32 करेक्ट आंसर देने होंगे तो भी आपका 7 बैंड आ जाएगा. तो ये है बैंड चार्ट, अगर आप देख सकते हैं इसको, इससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आपका क्या टारगेट स्कोर है, आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, कितना स्कोर चाहिए, कितने करेक्ट आंसर्स आपको देने होंगे ताकि आपका जो भी रिक्वायर्ड बैंड स्कोर है वो आप अचीव कर पाएं. अब मेन देख लीजिए, 7 बैंड है 30 से 32 के ऊपर, 8 बैंड्स है 35 से 36. अगर आपका 36 भी सही है आंसर्स तो भी आपको 8 बैंड्स मिल जाएंगे. अब देख लेते हैं जनरल आइल्स. जनरल ट्रेनिंग में क्या रहता है कि आपको 30 से 31 है तो आपको ओनली 6 बैंड्स मिलेंगे, राइट. उसमें 7 बैंड्स मिल रहे थे, इसमें आपको सिर्फ 6 बैंड्स मिलेंगे. अब रिक्वायरमेंट क्या रहता है लोगों का? 777 मतलब 8 इन लिसनिंग एंड बाकी जनरल ट्रेनिंग जो भी अटेम्प्ट करते हैं, बाकी 3 मॉड्यूल्स लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, उनको 7 बैंड्स रिक्वायर रहता है. तो अभी 7 बैंड लेने के लिए आपका क्या टारगेट स्कोर है? 34 से 35. तो अगर आपके 34 आंसर्स करेक्ट हैं या फिर 35 करेक्ट आंसर्स हैं तो भी आपको 7 बैंड मिल जाएगा इजीली. बट रीडिंग क्या है, अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं आपकी, आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो, आप बुक रीडिंग की हैबिट रखते हो, तो इजीली आप इसमें से 8 to 9, आप इवन 9 भी इजीली आप इसमें अचीव कर सकते हो. अब देखिए, मान लीजिए आपने रीडिंग में हाई ले लिया, आपका 7 रिक्वायरमेंट था लेकिन आपने 8 ले लिया या 9 ले लिया, तो उसी से क्या होगा, आपका CLB स्कोर जो है और हाई हो जाएगा. तो आपको जो ओवरऑल पॉइंट सिस्टम है जिसके लिए आप 777 की रिक्वायरमेंट है आपकी, तो उसके आपके जो चांसेस हैं वो हाई हो जाएंगे. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपको 777 चाहिए तो भी आप कोशिश करिए कि रीडिंग में आप इजीली 9 का ही टारगेट रखिए. अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, चलो एक गलत भी हो गया तो भी आपको 8.5 इसमें मिल जाते हैं. इससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल बैंड स्कोर जो है वो हाई हो जाता है. मूविंग अहेड, अभी हमें जो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ है, आप अगर रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या आपकी बैंड स्कोर कम है, काफ़ी कम है ना रीडिंग का, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज करना है कि रीडिंग है क्या. बेसिक हमने देख लिया, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं. अगर कितने बैंड्स आएंगे, अगर आपका कितना बैंड स्कोर है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट. इस हिसाब से आपने अपना अपना टारगेट जो है सेट कर लिया है कि मुझे अगर 7 बैंड लेने हैं जनरल ट्रेनिंग में तो मेरे से 34 जो है मेरे आंसर्स करेक्ट होने चाहिए. सिमिलरली एकेडमिक में अगर मुझे 7 लेने हैं तो मेरे 30 और 32 के अराउंड भी ठीक हो जाएंगे, 31 भी आ जाएगा तो भी मेरे को 7 बैंड्स मिल जाएंगे. तो आपने कर लिया अपना टारगेट सेट. अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग में, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन टाइप पता होगी तो क्लैरिटी होगी एग्जाम में और आप अच्छे से अपना आंसर जो है दे पाएंगे. टोटल सेक्शंस रहते हैं, 3 सेक्शंस रहते हैं. देखिए रीडिंग में आपको
मेन 3 सेक्शंस रहते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा उसमें जो पैराग्राफ्स रहेंगे वो छोटे रहेंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिलती रहेगी उसमें से। सिमिलरली सेक्शन 2 होगा जो बड़ा, देखिए बॉडी पैराग्राफ्स उसमें आपको आते हैं सेक्शन 1 में रहेंगे, या सेक्शन 1 में जो भी रहेगा कंटेंट वो बहुत ही ईजी कंटेंट रहेगा, क्योंकि जनरल आइल्स है। अगर एकेडमिक आइल्स है उसमें सारे जो टॉपिक्स रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली साइंस से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स रहते हैं, रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं वो आते हैं। जनरल ट्रेनिंग में जो रहते हैं टॉपिक्स थोड़े से जैसे डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स सॉर्ट ऑफ, मतलब इजी कंटेंट रहता है, इतना साइंटिफिक बेस्ड नहीं रहता है आपका जो कंटेंट रहता है। लेकिन इसमें 3 सेक्शन जो है, फर्स्ट सेक्शन हमेशा इजी रहेगा, सेकंड सेक्शन थोड़ा सा लेंदी होता जाएगा, एंड क्वेश्चंस जो है वेरी करते जाएंगे। अगर फर्स्ट सेक्शन में आपको एमसीक्यूज पूछे गए हैं या फिलिप्स पूछे गए हैं तो हो सकता है सेकंड सेक्शन में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ जाए, या फिर थर्ड सेक्शन में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं रीडिंग में एक्चुअली। First one is very important and crucial are true, false and not given। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डिफिकल्टी भी होती है। वो भी हम लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली आप करेक्ट कर सकते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन टाइप है दैट इज येस नो नॉट गिवन। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन आर सेम। ऐसा नहीं है, ये दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। थर्ड वन इज सेंटेंस कंप्लीशन। या तो आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है जिसमें फिलअप होगी लास्ट में, उसमें बोला जाएगा कि आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो पैराग्राफ आपको दिया गया उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन उठा के फिलअप्स में फिल करनी रहती है। या तो समरी कंप्लीशन आ सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी वही हो गया कि आपको कुछ सेंटेंस में कहीं कहीं ब्लैंक्स छोड़ दिए जाएंगे ताकि आप इसमें से इन्फॉर्मेशन जो फिल करनी है वो आप पैराग्राफ में से लें जो आपको गिवन है। या फिर शॉर्ट आंसर आ सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन को लेके एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आप एक वन वर्ड में या शॉर्ट आंसर में उसको कैसे दे सकते हैं। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कि आपको पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए या सिनोनिम्स आपको आने चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर आंसर जो होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं, या फिर पैराग्राफ में जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उसको पैराफ्रेज करके आपको आंसर्स में देना रहता है। सो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इनको। फोर्थ वन इज एमसीक्यूज। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर दिए जाते हैं आपको, 3-4 आंसर दिए जाएंगे, उसमें से आपको पिक करना होगा कोई वन करेक्ट आंसर जो भी उस क्वेश्चन के साथ रेलिवेंट होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। अब देखिए रीडिंग में भी ये पूरी की पूरी आयल्स में, अगर लिसनिंग में भी आपको वो आंसर करेक्ट नहीं करना है जो आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या आपको पहले से कोई नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है आपकी। आपको जो गिवन पैराग्राफ है उसमें क्या दिया गया उसके बेसिस के ऊपर आपने अपने आंसर्स देने हैं। तो मान लीजिए साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, फॉर स्पेशली फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स, तो क्या रहता है उनके लिए, अगर साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक है उनको लगता है कि हाँ मुझे आंसर पता है, 90% यही होगा, 99% यही होगा कि हाँ वही आंसर होगा। लेकिन इन वेरी रेयर केस क्या होगा कि अगर मान लीजिए उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो आंसर नहीं है, आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ के ऊपर कोई आंसर चूज कर लिया है, तो वो इनकरेक्ट हो सकता है आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि गिवन पैराग्राफ में दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही आपने अपने एमसीक्यूज का आंसर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज समरी कंप्लीशन। इसमें पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें डिफरेंस क्या होगा समरी कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन में? सेंटेंस में तो आपको जितने सेंटेंस दिए होंगे आपको बोला जाएगा पैराग्राफ में से आप उठाइए आंसर और इसमें फिल कर दीजिए। लेकिन समरी कंप्लीशन में क्या डिफरेंस है कि आपको एक समरी पूरा एक छोटा पैराग्राफ बना दिया होगा प्रेसी टाइप्स, उसमें फिलअप्स होंगे, लेकिन उसके लिए फिल करने के लिए आपको एडिशनली मान लीजिए 7 फिलअप्स आपको दी गई हैं, उसमें आपको 10 हिंट वर्ड्स दिए जाएंगे कि ये हिंट वर्ड्स हैं, इसमें से आपने सुटेबल वर्ड फिल करना है। पर वो आंसर चूज कैसे करने हैं? अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ। अब देखिए 7 सेंटेंस थे आपके पास, 10 थे आपके पास ऑप्शन, तो उसमें से 3 तो एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए आपको जो बॉडी पैराग्राफ गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी ताकि आपके आंसर्स करेक्ट हो। नेक्स्ट वन इज मैच द हेडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी।
अब देखिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की भी हमें अलग से वीडियो बनाऊंगी। क्या है ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसके जो आंसर ढूंढने में टाइम बहुत ज्यादा है। सो जो मैच द हेडिंग्स करना है या फिर हेडिंग्स आपको देने हैं जो गिवन बॉडी पैराग्राफ्स हैं उसके, उसमें क्या था टाइम टेकिंग होता है क्योंकि पैराग्राफ बड़े होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं। उसमें से आपको चूज करना रहता है कि जो गिवन हेडिंग्स है उसमें से कौन सा हेडिंग उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ ट्रिक्स हैं और टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इसको इजीली सॉल्व करने के लिए और जल्दी, ताकि आप अपना टाइम इसमें वेस्ट ना करें। ओवरऑल पूरे जो रीडिंग का टेस्ट है आपका 40 क्वेश्चन है उनके ऊपर आप इक्वल टाइम स्पेंड कर सके, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज मैच द इंफॉर्मेशन या फिर फीचर। अब इसमें क्या होगा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप उसको मैच करने के करेक्ट आंसर्स कौन से हो सकते हैं, या फिर मैच द फीचर क्या हो सकता है। जैसे बड़ा सा बॉडी पैराग्राफ होता है, स्पेशली इन सेक्शन 3 लास्ट वाला जो बॉडी पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, सेक्शन लास्ट 3 होगा जो हमारा रीडिंग का। उसमें क्या होता है कि लास्ट में एक बड़ा सा टॉपिक होता है, उसमें काफी सारे साइंटिस्ट के नाम दिए जाते हैं कि हाँ इन्होंने ये रिसर्च किया था किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो अब मान लीजिए उसमें 7 से 8 साइंटिस्ट का नाम आ गया। अब 7 से 8 साइंटिस्ट ने क्या क्या रिसर्च किया हो गिवन बॉडी पैराग्राफ में दिया गया होगा। अब मैच द इंफॉर्मेशन फीचर में क्या होगा कि ऊपर लिखा होगा साइंटिस्ट का नाम और साथ में उनकी जो उन्होंने भी डिस्कवरी की होगी या कोई इन्वेंशन की होगी उसका नाम लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मैच करना होगा कि भाई कौन सा जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या इन्वेंशन किया या क्या डिस्कवरी किया। सो इस तरह से आपको कोई भी, ये तो एक एग्जांपल हमने ली है साइंटिस्ट वाली, तो कुछ और भी हो सकता है ताकि आपको गिवन बॉडी पैराग्राफ में से पढ़ के आपको सोचना है कि कौन सा जो फीचर है मैच करता है कौन से सेंटेंस के साथ। सो गाइज ये सारे थे। अभी देखिए इन्हीं क्वेश्चंस के अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं कि जैसे सेंटेंस कंप्लीशन है उसको फिल इन द ब्लैंक्स भी कह देते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी कह देते हैं। तो आप कितनी भी टाइप्स आप लेंथी बनाते जाएं 10 से 11 जो टाइप्स बन जाती हैं, लेकिन मैंने इसको समराइज करके साथ में ले लिया कि ओवरऑल जो है यही क्वेश्चंस आते हैं आपको रीडिंग में। अब एक और चीज है उसमें कोई पिक्चर दी जा सकती है या फिर जो भी समरी कंप्लीशन का ही पार्ट हो जाता है, या फिर सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स लगा लीजिए कि कोई टेबल दिया गया है या कोई डायग्राम दी गई है जिसमें फिलअप्स होंगी कहीं कहीं, वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहेगी देखिए अपने पैराग्राफ को। सो ओवरऑल यही 7 टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं आपको आते हैं रीडिंग में। इनको कैसे सॉल्व करना है डिटेल में अलग अलग जो क्वेश्चन के टाइप हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगी विद एग्जाम्पल वीडियोज। सो गाइज पहले आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आप रीडिंग में अपना अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको जो भी टारगेट स्कोर है पहले आपको सेट करना होगा कि मेरे को एक्चुअल स्कोर कितना चाहिए। अब आपका एक्चुअल टारगेट स्कोर आपको जितना एग्जाम, मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 7 बैंड चाहिए रीडिंग में, तो टारगेट हमेशा 7 लेके नहीं चलना है, उससे हमेशा अप लेके चलते हैं। 7.5 लेके चलिए या फिर 8 लेके चलिए कि मेरे को 8 अचीव करना है, तब जाके आपका 7 या 7.5 आता है। तो हमेशा जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे टारगेट हमेशा एक लेवल अप सेट किया करिए, क्योंकि आपका क्या करते हैं कि डेली प्रैक्टिस करते हैं 7 बैंड आपको चाहिए, 7 आपका आने लग गया फॉर एग्जांपल, लेकिन जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम में जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो जाती है क्योंकि आपको थोड़ा प्रेशर रहता है, वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स आपके साथ रहते हैं। अब अपने रीडिंग घर पे करिए, आप क्या है आपका स्टडी रूम है, आपके पास अपना इन्वायरमेंट है, जैसे आप चाहते हैं, आपकी अपनी टाइमिंग है, जब आप चाहते हैं, आप मॉर्निंग में चाहते हैं, इवनिंग में चाहते हैं, जब आपको लगता है कंफर्टेबल आप रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका 7 बैंड आ गया, आप खुश हो गए भी 7 बैंड आ गया, अब मैं एग्जाम फिल कर देता हूँ क्योंकि 7 की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो एग्जाम होता है उसमें सिचुएशन डिफरेंट होती है, आपके सामने टाइमिंग होती है, आप टाइम का 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आपका ऑनलाइन आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं अपना आइल्स का, तो वहां तो जैसे 1 घंटा खत्म हो आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो वहां पर क्या होता है एग्जाम में टाइमिंग का, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा प्रेशर होता है, काफी सारे स्टूडेंट आपके साथ बैठे होते हैं तो नर्वसनेस होती है, पेजेस सब लोग टर्न कर रहे होते हैं, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। तो एग्जाम की सिचुएशन इज डिफरेंट। तो अगर आपके घर में 8 या 9 बैंड आ रहे हैं, तब आप मान के चलिए कि फाइनल एग्जाम में मेरे 7.5 या जो भी आपने टारगेट स्कोर आपके जितने घर में आ रहे हैं, आप उससे हमेशा ये मान के चलिए कि अभी मैं अगर एग्जाम अपेयर करूंगा तो मेरा उससे आधा बैंड कम ही आने वाला है। ऐसा अगर आप डर के चलेंगे थोड़ा सा, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जो टारगेट स्कोर है आप अचीव कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंट होकर चलेंगे आप, तो ऐसे तो आपका बैंड स्कोर हमें इसीलिए कम रह जाता है क्योंकि हम घर में जो सिचुएशन होती है, कंडीशंस होती हैं, दे आर, हम उसके साथ क्या होता है फ्रेंडली होते हैं, हमारे हिसाब से होती हैं, हमारे
हमारी सुविधा के हिसाब से होती है कंडीशंस, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और जस्ट हम रीडिंग के पहले वहाँ पर लिसनिंग करके हटे होते हैं और फिर हमें टेंशन होती है राइटिंग की। तो इसलिए आप वैसा ही सिचुएशन घर में बना के जब आप प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग की, ऐसे नहीं कि आपको जब टाइम लगा आप रीडिंग करने बैठ गए। आप कोशिश करिए, स्पेशली एकेडमिक स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने तो प्रेपरेशन करनी है। जनरल ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको क्या आता है, जॉब भी करनी है साथ में, तो साथ साथ मोस्टली सारे वर्किंग होते हैं जनरल ट्रेनिंग वाले, तो उनके पास टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो वो मॉड्यूल्स अलग अलग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि चलो लिसनिंग मॉर्निंग में कर लिया, रीडिंग शाम में कर लिया, इस तरह से। लेकिन जो एकेडमिक वाले हैं उनको स्पेशली मैं कहूँगी कि आप अपना पैटर्न बनाइए। जब आप घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी इंस्टीट्यूट वगैरह सारे बंद हैं, आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, वीडियो से कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो आप फिर भी जो अपनी प्रैक्टिस है उसको एग्जाम के जैसे करिए। पहले आप लिसनिंग करिए, फिर लिसनिंग खत्म होते ही आप अपनी रीडिंग स्टार्ट करिए, रीडिंग खत्म होते ही आप अपना राइटिंग करिए, राइटिंग खत्म होती है आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अभी हम और डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी डिटेल में, ताकि आपको आपके लिए रीडिंग कोई प्रॉब्लम ना रहे। रीडिंग में आपका जो टारगेट स्कोर है एटलीस्ट वो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको मिल जाए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइज थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड सी यू सून।